नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कार्यपालिका और न्यायपालिका के संयुक्त अधिवेशन में कहा कि सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों का निस्तारण और न्याय प्रक्रिया को गति देना है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि देश में कोयले का भंडार मौजूद है। तापघरों तक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रमिकों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा प्रदेश के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से शुरू होगा टोल कलेक्शन का कार्य। आगरा एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स में 25% की मिलेगी छूट। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और झांसी में पारा पहुंचा 45 के पार। बांदा में दर्ज किया गया 47 डिग्री सेल्सियस तापमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लंबित मामलों को घटाने और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण के मामले में सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कानूनों को तकनीकी शब्दावली के साथ साथ आसान भाषा में उपलब्ध कराने पर भी काम हो रहा है। पीएम ने स्थानीय भाषाओं को भी कोर्ट की कार्यवाही का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों का आह्वान किया कि वह समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने पर विचार करें। मैं आज सब सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। प्रधानमंत्री ने देश की जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदियों के मामले को भी मानवीय संवेदना के साथ देखने की अपील की। इस मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए जजों और अदालतों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। Courts being temples of justice should be welcoming and carry the requisite dignity and aura. To standardize and improve judicial infrastructure, I have been focusing on the creation of a special purpose vehicles, namely National Judicial Infrastructure Authority and the State Judicial Infrastructure Authorities in the lines of NALSA and SALSA. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले 7 सालों में न्यायपालिका के आधारभूत ढांचे में हुए विकास को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि आईटी सुविधाओं में सुधार के कारण ही कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी न्यायिक प्रक्रिया थमी नहीं। The e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and communication technology means to keep justice system accessible to common man.
मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में लंबित मामलों को कम करने और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्यों की भूमिका पर चर्चा होती है। इस बार 6 साल बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। वहीं तापघरों तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है या मार्ग परिवर्तित किया गया है जहां पर यात्रियों की संख्या काफी कम है। बढ़ती बिजली की मांग के बीच कई राज्यों से बिजली उत्पादन कम होने और कोल सप्लाई प्रभावित होने की खबरें आने के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि आज ही 818 मीट्रिक टन कोयले की सप्लाई विभिन्न राज्यों में की गई है। उन्होंने भ्रम फैलाने वाले विपक्षियों को भी जवाब दिया। इन यूपीएस 10 years after 10 years rule, their supply was 566 million ton. Today we are supplying 818 million ton. That we are supplying today coal. And since demand has increased, we are already all concerned departments to power, coal and Ministry of Railways put together, we are trying to expedite the transportation also. वहीं सरकार ने ताप विद्युत घरों तक कोयले की सप्लाई समय से सुनिश्चित करने के लिए कई यात्री रेलगाड़ियों को रद्द भी किया है। साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि देश में कोयला भंडार की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अप्रैल में कोयला उत्पादन में 27.2% की वृद्धि हुई है। कोल इंडिया ने 28 अप्रैल 2022 तक 4.96 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया है। पूरे माह के दौरान 5.3 करोड़ टन कोयले के उत्पादन की उम्मीद। CIL में कोयला स्टॉक 56.7 मीट्रिक टन और SCCL में 4.3 मीट्रिक टन उपलब्ध है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी है कि उनके पास 6 मिलियन टन कोयले का भंडार उपलब्ध है और 1.85 लाख टन कोयले की तापघरों को रोजाना आपूर्ति की जा रही है। वहीं मांग बढ़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ शॉर्टेज है, इसके ऊपर एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी मॉनिटर कर एवरी डे देयर इज IMG ग्रुप। मॉर्निंग में रेलवेज भी मॉनिटर कर रहा है। स्टॉक खत्म नहीं हुआ, स्टॉक 1 मंथ का स्टॉक है हमारा, पावर प्लांट्स का सब मिला के। बट कोई प्लांट में कुछ कम हो सकता है, तो ये कभी रेलवे में भी कुछ अभी पैसेंजर ट्रेन भी कुछ बंद हुआ, जो हम लोग भी न्यूज से जो पता चलता है, गुड्स ट्रेन बढ़ाया गया। जब देश के उत्तरी हिस्से अप्रत्याशित गर्मी से गुजर रहे हैं, ऐसे में विद्युत मंत्रालय ने शुक्रवार को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि बीते वर्ष के मुकाबले इस महीने में बिजली की मांग में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 182.559 गीगावाट से 204.653 गीगावाट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भीषण गर्मी के चलते बिजली की बड़ी मांग को देखते हुए योगी सरकार ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने के अलावा बैंकिंग की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से और लगभग 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ी है। वर्तमान में प्रदेश की मांग लगभग 22,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सामान्य रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। इस बढ़ी हुई मांग को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए टोल फ्री नंबर 1912 की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्थानीय खराबी को कम से कम समय में ठीक कराने की कोशिशें की जा रही हैं। अप्रैल माह में 1912 टोल फ्री नंबर पर पूरे प्रदेश से 17,000 शिकायतें मिली, जिसमें से 16,418 का निस्तारण कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने मई दिवस पर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए मई दिवस के कार्यक्रम संपन्न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मई दिवस श्रमेव जयते का उद्घोष करता हुआ विकास की प्रक्रिया में श्रम के महत्व को रेखांकित करता है। मई दिवस हमारे कामगारों और श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के सम्मान का आयोजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हुए उनके श्रम को सम्मान देने के लिए कृत संकल्पित है। इस अवसर पर हम सभी को प्रदेश की प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए मई दिवस के कार्यक्रम संपन्न करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और भुगतान से संबंधित ई पेंशन पोर्टल का आज लखनऊ भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी और प्रत्येक जनपद कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले लगभग 100 पेंशनर भी वर्चुअली जुड़ेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित समस्त सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल मोड में कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और कैशलेस रूप से संपादित किए जाने हेतु ऑनलाइन पेंशन पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और उसकी सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व ग्रेजुइटी और राशिकरण के भुगतान आदेश निर्गत हो जाएंगे। पेंशनर्स को अपनी प्रथम पेंशन के भुगतान के लिए कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल कलेक्शन का कार्य शुरू हो गया है। जनपद लखनऊ से गाजीपुर तक 2 मुख्य टोल प्लाजा सहित कुल 13 टोल प्लाजा पड़ेंगे। एक्सप्रेसवे पर बीच के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर 11 छोटे टोल प्लाजा होंगे। एक्सप्रेसवे पर बीच में कहीं से भी सफर शुरू करने वाले को भी टोल टैक्स देना होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स में 25% छूट जारी रहेगी। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन और टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराए जाने हेतु चयनित एजेंसी को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन पहले ही दिया जा चुका है। राज्य सरकार को टोल वसूली से राजस्व प्राप्त होने के साथ साथ वाहनों और यात्रियों की सुविधा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। इस निर्णय से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में कल शुक्रवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी के 4 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और झांसी में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 1 मई से 5 मई के बीच अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। लखनऊ में अप्रैल के महीने में गर्मी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 23 साल बाद यानी सन 1999 के बाद शुक्रवार को सीजन में पहली बार राजधानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। यहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही दिन भर लू चली। इस वजह से मौसम बेहद गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 मई से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 मई को पूर्वी प्रदेश और 2 मई से 5 मई तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 3 मई तक प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। इस दौरान लू का असर भी देखने को मिलेगा। और भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। कल बांदा का पारा देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 47.4 डिग्री पर पहुंच गया। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि बांदा जनपद बुंदेलखंड का सबसे गर्म क्षेत्र है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी बांदा में ही पड़ती है। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वो दोपहर में घरों से अगर जरूरत ना हो तो ना निकलें, कोशिश करें सुबह शाम ही काम करें। इस बार पड़ रही, पानी
पानी की बोतल, साफी सभी कुछ जो है लेकर के निकलते हैं। उसके बाद भी पानी गर्मा जाता है तो जगह जगह पानी ढूंढना पड़ता है। अरे बड़ी भीषण गर्मी है और इतनी गर्मी विगत दिनों में पड़ रही है जो मुझे तो लग रहा है कई साल का रिकॉर्ड तोड़े हुए है। पानी पीजिए तो प्यास नहीं बुझती है, जरा सा ज़्यादा निकल जाइए धूप में तो बीमार हो जाते हैं। बहुत तेज गर्मी है। कल बांदा का टेम्परेचर सबसे हाई रहा और जो हमारे मौसम विभाग ने हमें बताया है वो 47.4 पाया है। दिन का और सवेरे का टेम्परेचर 8 बजे का 29 कुछ बताया है। तो बहुत हार्ड दिन था कल और 47.4 काफ़ी ऊंचा तापमान था। और आइए अब आपको ले चलते हैं बांदा, जहां से हमारे संवाददाता अभय निगम हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभय बताइए, कल प्रदेश में बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, तो इस भीषण गर्मी का अगर लोगों पर देखें तो क्या असर देख रहे हैं आप? जी मोनिका, आपको बता दें कि वैसे भी बुंदेलखंड सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है अगर बात करें यूपी की, और इधर बीते एक सप्ताह से लगभग पूरे बुंदेलखंड में बांदा सबसे गर्म रह रहा था। 45-46 इस तरह से टेम्परेचर चल रहा था और कल पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया। बांदा 47.4 डिग्री तक पहुंच गया। इस दौरान हालात ये हो जाते हैं कि 10 बजे के बाद सड़कों पे सन्नाटा पसर जाता है। यह बहुत जरूरी हुआ, सभी लोग बाहर निकल रहे हैं और निकलते हैं तो पूरा गमछा बांध के पूरी व्यवस्था के साथ निकलते हैं। और समय समय पे आपको इस समय शीतल पेय की जो दुकानें हैं, गन्ने के रस की दुकानें हैं या नींबू पानी की, वहां पर लोगों का जमवाड़ा लग जाता है, क्योंकि बाहर निकलते ही लोगों को बार बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। किसी तरह उनका गला सूखता है तो किसी न किसी तरह अपने गले को गीला रखने के लिए इस तरह से बहुत भीड़ रहती है। और दोपहर के बाद तो सन्नाटा हो जाता है बिल्कुल सड़कों पे। ये हालात हैं इस समय। जी मोनिका। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंदौली में कल एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अधिकारियों का फीडबैक लिया। इसके उपरांत उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, एक्सरे रूम, मरीजों के भर्ती वार्ड, जिला अस्पताल परिसर में लगे आरओ परिसर में बिगड़ी खड़ी एम्बुलेंस को देखा। आरओ प्लांट खराब मिलने पर उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, दवाइयों के रखरखाव, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार, बाहर से दवाइयां न लिखने की सख्त हिदायत दी। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और सभागार में अधिकारियों संग विकास कार्यों की बाबत समीक्षा बैठक की और सभी को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। गरीब जनता को, आम जनमानस को उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही हैं। आम जनता को, गरीब जनता को महसूस हो कि उसकी अपनी सरकार है। इसलिए हम सारे लोग सभी जनपदों में जाकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनकर के निस्तारण करने के साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं उनमें तेजी लाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्रदेश में, वहां पर सफाई का ध्यान रखा जाए, पेयजल का अच्छा इंतजाम हो, स्ट्रेचर, व्हील चेयर उपलब्ध हो, एम्बुलेंसेज सही समय पर चले, रिस्पांस समय उनका ठीक हो। इसके अलावा सभी चिकित्सक ड्यूटी पर आए, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी ड्यूटी पर समय से आए और उनका व्यवहार मरीजों से बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार जिसको कहते हैं। मरीज को भगवान मान करके हम लोग सेवा करेंगे। अस्पताल परिसर से किसी भी हालत में मरीज को निराश होकर के हम जाने नहीं देंगे और जो भी दवाइयां शासन उपलब्ध करा रही है उनको मरीजों तक पहुंचाने का काम, जो अन्य चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं उनको मरीजों तक पहुंचाने का काम हम सबका धर्म है, हम सबका फर्ज है। उसी के अनुकरण में हम सब लोग आपके चंदौली जनपद में आए हैं।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक घर में नल से शुद्ध पानी की उपलब्धता और शिक्षा के स्तर को उच्च श्रेणी का बनाने का है। प्रत्येक गरीब को उसके हक का पूर्ण राशन, चिकित्सा का पूर्ण लाभ और रहने के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। मथुरा को एक मॉडल के रूप में विकसित करें। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में गरीब लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है और अंत्योदय कार्ड धारकों को तेल, चीनी, नमक भी दिया जा रहा है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुरा का निरीक्षण किया। बच्चों से करीब 20 मिनट वार्ता करके पढ़ाई, शिक्षक के व्यवहार, किताब, ड्रेस, जूते की उपलब्धता आदि की जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर 5 महिलाओं की गोद भराई की और 2 बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन किया। उप मुख्यमंत्री नगर पंचायत गोकुल स्थित कान्हा गौशाला गए, जहां उन्होंने उपस्थित गौवंश को गुड़ और हरा चारा खिलाया। उप मुख्यमंत्री 2 दिवसीय कार्यक्रम में मथुरा दौरे पर आए हुए थे। जनता की समस्याएं आकर के सुनने के लिए है। जो समस्याएं सीधे आदेश देने के उसमें आदेश दिया जा रहा है कि तत्काल कार्रवाई करें। जो जांच करके कार्रवाई करने लायक मामले उसमें जांच की टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है और जो उच्च स्तर के अधिकारियों से जांच करके कार्रवाई की जानी है उसे उच्च स्तर के अधिकारियों से जांच करने का निर्देश दिया गया है। हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ जनता आई है अपनी समस्या लेकर के, जो सही समस्या है उसका समाधान होगा। जांच में कोई गलत पाया जाएगा तो उसको भी संतुष्ट करने का काम होगा। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कूड़ा निस्तारण प्लांट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आगामी 5 माह में यहां लगे कूड़े के ढेर समाप्त हो जाएंगे। शहर के वार्ड संख्या 46 में नगरपालिका का समस्त कूड़ा कई वर्षों से एकत्र हो रहा है। इस समय यहां 2,25,000 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री AK शर्मा शहरों के कूड़े के निस्तारण पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। इसी के दृष्टिगत नगरपालिका ने कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी मिसेस एनवायरमेंट टेक्नो को दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार शहरों की स्वच्छता पर ध्यान दे रही है। सड़कों पर कूड़ा नहीं होना चाहिए और न ही कूड़ा किसी स्थान पर एकत्र होना चाहिए। कूड़े का साथ के साथ निस्तारण होना चाहिए। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने समस्त कूड़े के ढेर 5 माह में समाप्त करने की बात कही है। कूड़ा निस्तारण से आम जनता को दुर्गंध से मुक्ति भी मिलेगी। पिछले कई सालों से मुजफ्फरनगर में पहले A to Z एक कंपनी थी, उसको कूड़ा निस्तारण का काम दिया गया था। कई वर्ष पूर्व कंपनी यहाँ से भाग चुकी है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पूरे मुजफ्फरनगर में कई सालों से कूड़े के ढेर इकट्ठे होते जा रहे थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो पूरा आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए एक समस्या भी थी, स्मेल भी थी और एक कह सकते हैं एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आज इसकी शुरुआत हुई है। एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है CNDS, नगर पालिका, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके बीच में 5 महीने में शायद 2.5 लाख टन के करीब है कूड़ा, 2.25 लाख टन कूड़ा है। ये कंपनी 5 महीने में इस कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण करेंगी। मुझे उम्मीद है बहुत सालों से हम कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। हमने जब प्रयास किए कूड़ा निस्तारण के, हमेशा ज्यादातर हमारे फेल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो नई कंपनी है ये समयबद्ध तरीके से 5 महीने के अंदर इस पूरे कूड़े का निस्तारण भी करेगी और भविष्य में जो और कूड़ा जनरेट होगा उसके लिए भी या तो इस कंपनी से व्यवस्था होगी या दूसरी कंपनी से। तो कम से कम इस जो एक ये बहुत बड़ी समस्या है मुजफ्फरनगर शहर की, उससे इससे छुटकारा कहीं ना कहीं मिलने का काम होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद जालौन में भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सभी नागरिकों को सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए। मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री की बैठक में संबोधन किया था उस पर उन्होंने इंगित किया था कि जब विश्व के अंदर कहीं भी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है और उस युद्ध का प्रभाव हमारे भारत पर भी बढ़ा है। श्रीलंका की देखिए क्या स्थिति थी,
मैं तो इस युद्ध के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा के लाए और देश को भी अभी बचा के रखे। कि श्रीलंका की क्या स्थिति हो रही है देखिए, कल्पना करें। ये एक भारत का अकेले नहीं है, एक विश्व स्तरीय समस्या है जिसको सारे देश चिंतित है। ऐसा नहीं है कि कोई चिंतित न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता करने के अपने नागरिकों को इस परिस्थिति में जितना भी उनका सुविधा पहुंचाई जा सके पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लखीमपुर खीरी में छात्र छात्राओं को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को स्मार्ट बनाने का संकल्प साकार हो रहा है। साथ ही अजय मिश्र ने युवाओं को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग कराते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। चाहते हैं कि हमारे देश में विश्व स्तर की शिक्षा दी जाए और उसके लिए जो भी आवश्यक है टैबलेट वितरण, स्मार्ट वितरण, आज आपने स्मार्टफोन का वितरण देखा, लेकिन इसी तरह से बहुत सारे प्रयास हमारी सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन ला करके हम वर्ल्ड क्लास की शिक्षा अपने यहाँ देखें। मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने हमें ये गैजेट्स और स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए जो कि हमारी एजुकेशन में हमें बहुत हेल्प करेंगे। जैसा कि हमने कोरोना के पीरियड में देखा कि बहुत से बच्चे थे जो ये शिक्षा से वंचित रह गए, जिनके पास फोन्स और गैजेट्स नहीं थे तो वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए। तो ये हम गैजेट्स अब हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करने में हमारी हेल्प करेंगे। इसके लिए मैं सरकार के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि आगे वो हमारी शिक्षा के लिए और ऐसे कार्य करें जिससे कि हम डिपेंडेंट बन सके। आज हमें ये मिला हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसकी वजह से हम लोग आगे ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, देश दुनिया के जो संचार व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। इससे पूर्व कोविड महामारी में लोगों के पास टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं थे तो वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम अत्यंत ही सराहनीय है। आज सरकार ने हमें ये स्मार्टफोन दिया है जिससे कि हम घर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल चित्रकूट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मानिकपुर के बरदहा बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो परियोजना अपूर्ण है उसे समय के साथ पूर्ण कर लिया जाए। इसके पूर्व उन्होंने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 35वें प्रदेशीय सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि आप लोग जनता और सरकार के बीच में एक श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार की अनेक योजनाएं जो गरीबों के विकास को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने संगठन की पुस्तक का भी विमोचन किया। फौज की आवाज ऊपर उठाना जिससे जनता का हित हो और जनता का जो नीचे योजनाएं जा रही हैं उसका लाभ एक गरीब तक मिले, एक घर में पानी, शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी पहुंचे नल के माध्यम से। वही योजना हम जून से मेरी प्रारंभ हो जाएगी घर में पानी देना और 2024 तक सभी घरों को मैं पानी उपलब्ध करवा दूंगा। लक्ष्य है कि 23 तक ही पूरा करें। कुआं सुरक्षित कैसे रहे, पोखरा सुरक्षित कैसे रहे, पोखरा का कोई दुरुपयोग न करे, कोई अतिक्रमण न करे। हम सबके लिए जीवन है और जल ही जीवन है, इसलिए सरकार योजना बनाती है, काम करती है, फिर उसको सुरक्षित कैसे बना रहे और उसमें पानी कैसे रहे, ये हम सबको वृक्षारोपण करना है, प्लास्टिक से मुक्त कर रखना है और एक अच्छा हमारा तालाब सरोवर, सुंदर सरोवर है, उस पर लोग घूमने जाएं, बैठने जाएं, कोई गंदगी न करे और स्वच्छता भी बने रहे, ये सब हमका ध्यान है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।